एटॉमिक रेडियस क्या होती है? एटॉमिक रेडियस एक्चुअल में एटम का साइज है, मतलब एटम के साइज को मापते हैं, उसे ही हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। या हम ये सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि परमाणु में नाभिक की बाह्य इलेक्ट्रॉन से दूरी एटॉमिक रेडियस कहलाती है। और एटॉमिक रेडियस को फिर कई प्रकार से परिभाषित भी किया गया है। यदि परमाणु को गोलाकार माना जाए तो गोले की त्रिज्या ही परमाणुवीय त्रिज्या होगी, या परमाणु में बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी परमाणुवीय त्रिज्या कहलाती है। तो परमाणु त्रिज्या को सामान्यतः nm से मापा जाता है। 1 nm इक्वल टू 10 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है, या हम इसको 10⁻³ भी pm भी लिख सकते हैं, या 10⁻⁹m भी लिख सकते हैं। तो nm में हम इसका मेजरमेंट करते हैं, किसका? रेडियस का, एटॉमिक रेडियस का। उपरोक्त परिभाषा में परमाणु को निश्चित सीमा वाली गोलाकार वस्तु माना है, परंतु क्वांटम यांत्रिकी को अगर हम देखें तो उसमें परमाणु की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। नाभिक से अधिक दूरी पर भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य नहीं होती है। किसी परमाणु में प्रायिकता वितरण उसके आसपास अन्य परमाणु की उपस्थिति से प्रभावित होती है। अतः परमाणुवीय त्रिज्या के बिल्कुल सही परिमाण को ज्ञात करना पॉसिबल नहीं है। इनके मानों को दो परमाणुओं के मध्य की बंध लंबाई निकालकर भी ज्ञात किया जाता है। बंध लंबाई को भिन्न भिन्न तकनीक से, जैसे एक्स किरण विवर्तन, स्पेक्ट्रमी स्टडी, न्यूट्रॉन विवर्तन इत्यादि भौतिक विधियों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। और प्रायोगिक विधि द्वारा निर्धारण के आधार पर परमाणु त्रिज्या के लिए भिन्न भिन्न नाम प्रस्तावित हैं, जैसे सहसंयोजक त्रिज्या भी बोल देते हैं, वॉन डर वाल्स त्रिज्या और मेटेलिक त्रिज्या। तो इन सब त्रिज्याओं को भी हम एक एक करके भी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं सहसंयोजक त्रिज्या, कोवलेंट रेडी। कोवलेंट रेडी जो वर्ड है जनरली नॉन मेटल्स के लिए यूज किया जाता है, और किसी भी तत्व में सहसंयोजक बंधों से बंधित दो नाभिकों के बीच की दूरी का आधा कोवलेंट रेडी कहलाता है। तो कोवलेंट रेडियस को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोवलेंट रेडियस या सहसंयोजक त्रिज्या इक्वल टू 1/2 इंटू दो बंधित परमाणु के मध्य की अंतर्नाभिक की दूरी। अंतर्नाभिक की दूरी का मतलब है यहाँ पर उन दोनों जो एलिमेंट है उनके नाभिक के बीच की दूरी, ठीक है। और सहसंयोजक बंध त्रिज्या निम्न प्रकार की हो सकती है। सिंगल बॉन्ड कोवलेंट रेडी भी हो सकती है, जब दो जो सेम एटम है वो सिंगल बॉन्ड द्वारा बंधे हुए हों, तो हम उन एटम के नाभिक के बीच की दूरी का जब आधा करते हैं तो वो सिंगल बॉन्ड कोवलेंट रेडी कहलाती है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सहसंयोजक त्रिज्या, जब दो परमाणु डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा बंधे होते हैं, जैसे O डबल बॉन्ड O एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड, तो उनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा करने पर हमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कोवलेंट रेडी प्राप्त होती है। अब इन तत्वों में अगर हम देखें तो जो ट्रिपल बॉन्ड द्वारा बंधे हुए एलिमेंट होते हैं उनकी कोवलेंट रेडी सबसे कम होती है, और जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं यानी कि सिंगल कोवलेंट रेडी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। जैसे हम यहाँ एग्जांपल में देखते हैं कार्बन, कार्बन के यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है और सिंगल बॉन्ड भी है। तो कार्बन में जब सिंगल बॉन्ड होता है तो उनकी बंध लंबाई होती है 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो बंध लंबाई का अगर हम आधा कर दें तो सहसंयोजक त्रिज्या हमें प्राप्त होती है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हमें जो सहसंयोजक त्रिज्या प्राप्त होगी वो होगी 0.77 आर्मस्ट्रॉन्ग। इसी तरह से कार्बन जब डबल बॉन्ड से बंधा हुआ होगा तो उसकी बंध लंबाई होगी 1.34 आर्मस्ट्रॉन्ग, और इसका हाफ कर देंगे तो हमें मिलेगी 0.67 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये होगी सहसंयोजक त्रिज्या कोवलेंट रेडी। जब कार्बन बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से बंधा हुआ होगा तो इसकी बंध लंबाई होगी 1.20 आर्मस्ट्रॉन्ग, और इसका हाफ करने पर 0.60 आएगा, जो कि इसकी ट्रिपल बॉन्ड द्वारा बंधे हुए कार्बन की सहसंयोजक त्रिज्या होगी। तो यहाँ पर देखिए जो ट्रिपल बॉन्ड से बंधे हुए हैं जब कार्बन, तो उनकी लिए जो हमने कोवलेंट रेडी का मान निकाला है वो सबसे कम आया है, और जो सिंगल बॉन्ड वाला है कार्बन जब सिंगल बॉन्ड से बंधे हैं तो इनके लिए कोवलेंट रेडी का मान सबसे ज्यादा आया है। कोवलेंट रेडी की कैलकुलेशन, इसमें फर्स्ट पॉइंट है
समद्वि परमाणु, यानी कि जब दो परमाणु जो है वो सेम हो, ठीक है, जैसे A2, तो इसके लिए हम कोवेलेंट रेडी कैसे निकालेंगे, RA इक्वल टू DA माइनस A अपॉन 2। यहाँ पर AA इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों जो एटम है वो समान है। जैसे अब हम Br2 के लिए अगर निकालें तो इसके लिए dBr की वैल्यू होती है 2.284 आर्मस्ट्रॉन्ग, और इसका आधा कर देंगे तो हमें कोवेलेंट रेडी प्राप्त हो जाएगी। तो इसका आधा करेंगे यानी कि इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.142 आर्मस्ट्रॉन्ग आएगा। तो ये हो जाएगी इसकी कोवेलेंट रेडी की वैल्यू। अगर हमारे पास में विषम द्विपरमाणु है, ठीक है, दो परमाणु जो कि अलग अलग हैं, जैसे AB कोई अणु है, तो उसके लिए हम कोवेलेंट रेडी कैसे निकालेंगे। तो विषम द्विपरमाणु में भी दो बातें होगी। जब A तथा B की विद्युत ऋणता में अंतर बहुत कम हो, अर्थात XA माइनस XB इज नियरली 0 या बहुत ही सूक्ष्म हो, तब DA माइनस B इक्वल टू RA प्लस RB होगा। यहाँ पर ये देखिए इस डायग्राम में भी सहसंयोजक त्रिज्या को बताया गया है। ये दो नाभिक हैं, ये A के लिए और ये दूसरे A के लिए, ठीक है, ये दोनों परमाणु समान हैं। तो इन नाभिकों के जो बीच की ये दूरी है, अंतर्नाभिकीय दूरी, ये सहसंयोजक त्रिज्या होगी। तो इस डायग्राम से आपको इजीली समझ में आ गया होगा सहसंयोजक त्रिज्या के बारे में। अब विषम द्विपरमाणु का दूसरा जो पॉइंट है वो हम देखते हैं। विषम द्विपरमाणु के लिए दूसरा पॉइंट है कि जब A और B की विद्युत ऋणता में अंतर अधिक हो, ठीक है। पहला पॉइंट हमने देखा था जब विद्युत ऋणता में अंतर बहुत कम होता। अब अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो DA माइनस B इज नॉट इक्वल टू RA प्लस RB। वहाँ पे क्या था, अंतर कम था, इसलिए DA माइनस B इज इक्वल टू RA RB हो गया था। तो ऐसी स्थिति में शूमेकर और स्टीवेंसन समीकरण से हम देखते हैं कि DA माइनस B इक्वल टू RA प्लस RB माइनस 0.09 और ब्रैकेट में XA माइनस XB, जो XA XB है वो A और B की विद्युत ऋणता है। तो इस समीकरण में DA माइनस B RA तथा RB की इकाई आर्मस्ट्रॉन्ग में होती है। अब हम देखेंगे कि XA और XB पॉलिंग स्केल पर विद्युत ऋणता में अंतर है। तो RA इक्वल टू DA माइनस A अपॉन 2, और इसी तरह से RB के लिए हो जाएगा DB माइनस B अपॉन 2, ठीक है। तो DA माइनस B इक्वल टू हो जाएगा DA माइनस A अपॉन 2 प्लस DB माइनस B अपॉन 2 माइनस 0.09, और फिर ये विद्युत ऋणता में अंतर XA माइनस XB हो जाएगा। और फिर पॉटरफील्ड ने जो समीकरण नंबर 1 है इसको संशोधित किया और फिर एक और सुझाव दिया। कौन सी समीकरण नंबर 1, ये वाली देखिए यहाँ पे, ये समीकरण नंबर 1 है। इसको फिर इसमें थोड़े से और संशोधन किए। तो RA माइनस B इक्वल टू RA प्लस RB माइनस 0.07, और ये ब्रैकेट में डेल्टा x का स्क्वायर कर दिया उन्होंने, जो विद्युत ऋणता थी उसको उन्होंने स्क्वायर में कर दिया, और यहाँ जो 0.09 की जगह 0.07 वैल्यू दे दी। तो ये जो समीकरण थी वो पॉटरफील्ड ने दी थी। नेक्स्ट है वॉन डर वाल्स रेडी। तो जो वॉन डर वाल्स रेडी है वो नॉन मेटल और नोबल गैसेस के लिए ही उपयोग में ली जाती है। स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण नोबल गैसेस क्रिया नहीं करती है। तो ऐसी स्थिति में इनके लिए क्या होता है, कोवेलेंट रेडी का मान ज्ञात करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इनके लिए हम वॉन डर वाल्स रेडी का ही यूज करते हैं। दो निकटतम अणु के नाभिक के बीच की दूरी का आधा वॉन डर वाल्स त्रिज्या कहलाता है। और यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है कि वॉन डर वाल्स त्रिज्या सहसंयोजक त्रिज्या से अधिक होती है। ओके, ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा कि जो वॉन डर वाल्स त्रिज्या है वो हमेशा सहसंयोजक त्रिज्या से अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि सहसंयोजक बंध बनने की प्रक्रिया में परमाणुीय कक्षकों का अतिव्यापन होता है, अतः सहसंयोजक बंधों की आंतरिक नाभिकीय दूरी अबंध परमाणु से कम होती है। यही कारण है कि वॉन डर वाल्स त्रिज्या का मान सहसंयोजक त्रिज्या से अधिक होता है। तो यहाँ पर दिखाया भी गया है RCOV। COV का मतलब है कोवेलेंट रेडी,
और आर वान डेर वाल्स रेडी। तो आर वान डेर वाल्स रेडी का मतलब है कि जो वान डेर वाल्स त्रिज्या है उसका मान सहसंयोजक त्रिज्या की तुलना में ज़्यादा है। वान डेर वाल्स आकर्षण बल सहसंयोजक बंध बलों से दुर्बल होते हैं। नेक्स्ट है धात्विक त्रिज्या मेटेलिक रेडियस। धात्विक क्रिस्टल जालक में दो निकट स्थित धातु परमाणु के मध्य अंतर नाभिकीय दूरी का आधा धात्विक त्रिज्या कहलाता है। ओके, कोई भी धातु क्रिस्टल है उसमें दो धातु परमाणु हैं और वो बिल्कुल पास पास में है, तो उन धातु परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी का अगर हम आधा कर दें तो वो मेटेलिक रेडियस कहलाएगी। धातु परमाणु धात्विक क्रिस्टल में निश्चित ज्यामिति में पास पास संकुलित रहते हैं। जैसे सोडियम धातु में दो संलग्न सोडियम परमाणु के मध्य अंतर्नाभिक की दूरी 380 pm होती है, तो सोडियम की जो मेटेलिक रेडियस है वो क्या हो जाएगी 380/2। उसको हम 380 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 190 pm आ जाएगी। तो इस तरह से हम मेटेलिक रेडियस निकाल सकते हैं। धात्विक बंध की तुलना में सहसंयोजक बंध बनते समय परमाणु अधिक समीप होते हैं। ये हमें पता है कि धात्विक जो क्रिस्टल होता है उसमें जो है वो जब धातु के बीच में बॉन्ड बनता है तो परमाणु जो है वो थोड़े से दूर होते हैं। तो धातु बंध की तुलना में सहसंयोजक बंध में ज़्यादा नज़दीक होते हैं कौन, एटम। यही कारण है कि एक ही तत्व के लिए उनकी सहसंयोजक त्रिज्या का मान धात्विक त्रिज्या से हमेशा कम होता है। इट मीन्स धात्विक त्रिज्या की वैल्यू ज़्यादा होगी और सहसंयोजक त्रिज्या की वैल्यू कम होगी।